student, this is Pankaj Ziman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. We are studying Code of Civil Procedure 1908 and Limitation Act. And next question is, explain fully the doctrine of res judicata and state the condition of its applicability. तो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, सिविल लॉ में इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल जो है वो सिविल लॉ में अडॉप्ट किया जाता है, इसकी एप्लीकेबिलिटी है। तो यहाँ पे हम इसी को पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे कि ये प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा क्या है। देखिए, सिंपल वर्ड में अगर मैं इसको डिफाइन करूँ तो अगर दो पार्टीज़ के बीच में कोई इशू जो है जिसको ऑलरेडी कोर्ट के थ्रू जो है डिसाइड किया जा चुका है फाइनली, उस सेम इशू को आप ना तो उस कोर्ट में ना ही किसी और कोर्ट में लेके जा सकते हो। इट मीन्स वन डिसीजन इज इनफ फॉर वन सूट। तो अगर कोई आपका कोई ऐसा डिस्प्यूट है जो कि कोर्ट के थ्रू जो है उस पर फाइनल वर्डिक्ट आ चुकी है, तो आप सेम इशू, उस केस में जो सेम इशू है, जो सेम डिस्प्यूट जो है, जो सेम टाइटल जो है, उसके बेस पे आप उस केस को फिर से उस कोर्ट में या किसी अनदर कोर्ट में लेके नहीं जा सकते। ये इसलिए किया जाता है ताकि मल्टीप्लिसिटी ऑफ द सूट ना हो सके और कोर्ट का जो वैल्यूएबल टाइम है वो बच सके। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर एक पार्टी को जो है बार बार किसी सूट को कोर्ट में डालने का मौका दे दिया जाए सेम इशू पे, सेम पॉइंट पे, तो कभी लिटिगेशन तो कभी ख़त्म ही नहीं होगी। लिटिगेशन हमेशा चलती रहेगी। देयर विल बी नो एंड ऑफ द लिटिगेशन। तो इसलिए जो है इस प्रिंसिपल को, रेस जुडिकाटा को जो है सिविल लॉ, कोड ऑफ क्रिमिनल सिविल प्रोसीजर में जो है इंक्लूड किया गया है। जब आप सीपीसी के फीचर पढ़ रहे थे तो वहाँ पे भी आपने ये पहला ही पॉइंट पढ़ा था कि रेस जुडिकाटा को जो है इन्फ्लुएंशली जो है इसमें कवर किया गया है। सो होपफुली आपको क्लियर होगा इसका नॉर्मल मीनिंग। सो The doctrine of res judicata occupies an important place in the field of law and justice. तो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इन द लॉ ऑफ जस्टिस में, लॉ, कानून और न्याय में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ डॉक्ट्रिन ऑफ प्रायर जजमेंट। इसको प्रायर जजमेंट का डॉक्ट्रिन भी बोला जाता है, क्योंकि किसी केस में अगर एक जजमेंट हो चुकी है, एक डिसीजन हो चुका है, तो सेम केस को आप फिर से उसी कोर्ट में नहीं डाल सकते हैं, नहीं लेके आ सकते हैं। इट बिकॉज दिस इज अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी ऑल्सो। It will breach the peace of the society also. It is very old doctrine. It is also mentioned in the Mitakshara. MacNaughton and Colbrooks have also said while mentioning this doctrine, one suit can and one decision is enough for any single dispute. यहाँ पे साफ मैकनॉटन और कॉलब्रुक ने बोला है कि एक सूट और उस पर एक डिसीजन जो हो जाता है वो इनफ है उस सूट के लिए, उस सिंगल डिस्प्यूट के लिए। इन फैक्ट दिस इज द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा, और इसी को जो है रेस जुडिकाटा बोल सकते हैं। सो होपफुली अब आपको रेस जुडिकाटा क्या होता है ये समझ में आ गया होगा कि एक बार अगर आपका कोई डिस्प्यूट कोर्ट में है और कोर्ट ने उसको फाइनली डिसाइड कर दिया है, तो उसको डिसाइड करने के बाद आप सेम कोर्ट में उस केस को फिर से जो है वहाँ पे फाइल नहीं कर सकते हैं, और ना ही आप किसी और कोर्ट में जो कि कॉम्पिटेंट हो उस केस को सुनने में, उस सूट को सुनने में, वहाँ पे केस फाइल कर सकते हैं। अदरवाइज कभी भी जो है उस सूट का, केसेस का जो है, लिटिगेशन का कभी अंत ही नहीं होगा। सो इसलिए बोला है बार बार कि वन सूट एंड उस पर जो वन डिसीजन हो जाता है वो इनफ है। बार बार जो है उस सूट को आप कोर्ट में फाइल नहीं कर सकते हैं। व्हाट इज रेस जुडिकाटा? तो सेक्शन 11 ऑफ द सीपीसी 1908 में जो है रेस जुडिकाटा को डिफाइन किया गया है। देखिए, नो कोर्ट शैल ट्राई एनी सूट और इशू। कोर्ट जो है किसी भी सूट को या किसी भी इशू को जो है इन विच द मैटर डायरेक्टली और सब्सटेंशियली इन इशू हैज़ बीन डायरेक्टली और एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन अ फॉर्मर सूट, जो कि कोई ऐसा मैटर जो कि डायरेक्टली या सब्सटेंशियली जो है पहले वाला जो सूट फाइल किया गया था उसमें भी था बिटवीन द पार्टीज, वही इशू पहले भी उस केस में था जिसको कोर्ट ने ऑलरेडी डिसाइड कर रखा है, और बिटवीन द पार्टीज अंडर whom they or any of them claim litigating under the same title, और उन पार्टीज के बीच में सेम टाइटल से रिलेटेड लिटिगेशन ऑलरेडी चल रही थी उस सूट में भी, फॉर्मर सूट में। इन अ कोर्ट कॉम्पिटेंट टू ट्राई सच सब्सिक्वेंट सूट
और कोर्ट भी वो ऐसी थी जो कि कॉम्पिटेंट थी उस सूट को सुनने के लिए, एंड द सूट इन विच सच इशू हैज़ बीन सब्सिक्वेंटली रेज, और ऐसा इशू जो कि उस सब्सिक्वेंट सूट में, उस फॉर्मर सूट में जो ऑलरेडी जो है आप उस इशू को उठा रेज कर चुके हैं, एंड हैज़ बीन हर्ड, और उस कोर्ट ने उस इशू को सुन भी लिया है, फाइनली डिसाइड भी कर दिया कोर्ट के थ्रू, तो ऐसा केस आप फिर से जो है डायरेक्टली लेके नहीं आ सकते हैं। यही कोर्ट आपको बोल रही है, यही जो है सेक्शन 11 बोल रहा है। तो यहाँ पे एक बात यही है कि फॉर्मर सूट में एक फॉर्मर सूट हुआ जिसमें इशू जो थे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है सेम पार्टीज के बीच में थे, सेम टाइटल था, और उस पे जो है कोर्ट ने जो है उसको हर्ड भी कर लिया, सुन भी लिया है, उस पर डिसीजन भी दे लिया है, तो उस सूट को आप फिर से कोर्ट में फाइल नहीं कर सकते हैं। यही जो है रेस जुडिकाटा है। अगर नॉर्मल वर्ड्स में बात करें, इट मीन्स दैट देन एनी सूट ऑन सर्टेन इशू हैज़ बीन हर्ड बाय द कोर्ट। इसका मतलब यही है कि कोई सूट है, कोई वाद लगा और उसमें जो इशू थे कोर्ट ने उनको सुन लिया है। ठीक है जी, एक ध्यान रखिएगा, सिविल कोर्ट में हमेशा इशू फ्रेम होते हैं और क्रिमिनल केस में वहाँ पे चार्ज फ्रेम होते हैं। आप सीआरपीसी भी आप पढ़ चुके हैं, तो चार्ज लगाए जाते हैं एक्यूज पे, और सिविल मैटर में जो है वहाँ पे इशू रेज किए जाते हैं कि क्या क्या इशू है जिसको कोर्ट जो है सॉर्ट आउट करती है। सो इट मीन्स दैट व्हेन एनी सूट ऑन सर्टेन इशू, अगर कोई सूट जो है सर्टेन इशू उस पे है और कोर्ट ने उन इश्यूज को सुन लिया है फॉर द पार्टीज, एंड देन द सेम पार्टीज कैन नॉट ब्रिंग द सूट ऑन द सेम पॉइंट। अब सेम उन्हीं इश्यूज पे पार्टी जो है अगेन जो है किसी भी कोर्ट में जो है उस सूट को फाइल नहीं कर सकती, ना उस कोर्ट में ना किसी और कोर्ट में। यही जो है आपको रेस जुडिकाटा बोलता है कि एक बार अगर कोई डिसीजन जो है किसी इशू पे, सिविल मैटर में कुछ इश्यूज है, जैसे कोई तलाक का मामला है, कोई प्रॉपर्टी का मामला है, ये इशू है, पार्टीशन का मामला इशू है, ये कोर्ट ने सुन भी लिए है और इन पे अपनी वर्डिक्ट और अपनी जो है उसको फाइनल डिसाइड भी कर दिया गया। अब उन्हीं इशू पे आप फिर से कोर्ट में या उस कोर्ट में या किसी और अनदर कोर्ट में जो कि कॉम्पिटेंट है उस सूट को सुनने के लिए, वहां पे आप सूट फाइल नहीं कर सकते। इट मीन्स कि वन सूट एंड वन डिसीजन ऑन दैट सूट इज इनफ फॉर एनी केस। Thus, the doctrine attaches importance on one decision for the one case and prohibit the another। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया नारायणनम चत्रियार वर्सेस अनामल्ले चत्रियार के केसेस में भी यही बोला गया। तो देखिए अब ऑब्जेक्ट क्या है इस चीज़ का। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस डॉक्ट्रिन इज टू अवॉइड द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द सूट। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो एक पार्टी जो है एक कोर्ट में हारी, वो दूसरी कोर्ट में फिर उन्हीं पॉइंट पे जाके सूट फाइल कर देगी, वहां से हारी तो फिर किसी और सूट के कोर्ट में जो है सूट फाइल कर देगी जो कि कॉम्पिटेंट होगा उस सूट को सुनने के लिए, सब्जेक्ट मैटर में आता हो। तो इस तरीके से कभी जो है केस खत्म ही नहीं होंगे, केस तो सूट तो चले ही रहेंगे। 10 डॉक्ट्रिन नॉट हैव बीन देयर, अगर यहाँ पे हैड दिस डॉक्ट्रिन नॉट बीन हियर, अगर ऐसा डॉक्ट्रिन जो है नहीं होता, देयर वुड बी नो एंड टू द लिटिगेशन एंड नो डिसीजन वुड बी द फाइनल। और इस अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ना तो कभी वाद खत्म होते, ना ही उन पे कभी डिसीजन फाइनल हो पाता, क्योंकि हर कोर्ट का अपना अपना डिसीजन होता। हो सकता है एक कोर्ट जो है उसके पक्ष में डिसीजन दे, दूसरी कोर्ट सेम इशू को अलग से डिसाइड कर दे, तो कभी तो फाइनल डिसीजन आएगा ही नहीं। वन इंडिविजुअल कुड हैव फाइल्ड सूट ऑन द सेम पॉइंट मैनी टाइम। एक ही आदमी बार बार एक ही इशू को बार बार कोर्ट में लेके आ सकता था। ब्रॉडली देयर आर 3 ऑब्जेक्टिव ऑफ द डॉक्ट्रिन। तो यहाँ से जो है अब आपको क्लियर होता है कि इसके बेसिकली 3 ऑब्जेक्टिव है। एक तो लिटिगेशन को खत्म करना, जितनी ज़्यादा लिटिगेशन सोसाइटी में होगी वहाँ पे पीस उतना ही कम होगा, तो लिटिगेशन को कम करना, खत्म करना जो है कोर्ट का काम है। दूसरा, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डबल सूट ना हो जाए। एक कोर्ट आपके लोकेलिटी में यहाँ पे भी आपने सूट लगा दिया, और एक आपकी जहाँ पे प्रॉपर्टी कहीं और पे वहाँ पे भी सूट आपने लगा दिया, तो डबल सूट से बचना जो है इस जो है डॉक्ट्रिन का जो मेन पर्पस है, टू फाइनलाइज द डिसीजन, और डिसीजन को फाइनलाइज करना ताकि एक कोर्ट जो डिसीजन दे दे वो फाइनल है। अब जब आप अपील करते हैं तो अपील में आपके पास डिफरेंट पॉइंट होते हैं, आपको कुछ एरर उस जजमेंट में दिखते हैं तो अपर कोर्ट में आप जाते हैं, सेम कोर्ट में सेम जुरिसडिक्शन में आप नहीं जाते। इन सत्यचरण वर्सेस देवराजन के केसेस में हैज सुप्रीम कोर्ट हैज डिसाइडेड दैट द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा इज द बेस्ड ऑन द नीड ऑफ गिविंग फाइनल शेप टू द जुडिशियल डिसीजन। अकॉर्डिंग टू दिस एनी केस डिसाइडेड वंस कैन नॉट बी रीओपन्ड फॉर द डिसीजन। तो यहाँ पे भी यही बोला कि एक बार अगर कोई केस डिसाइड हो जाता है तो उसको फिर से रीओपन नहीं किया जा सकता डिसीजन के लिए। दिस डॉक्ट्रिन कैन बी क्लैरिफाइड बाय द एग्जाम्पल,
A brings a suit against B in the capacity of the owner on the basis of contract which is rejected. तो A जो है B पे सूट फाइल करता है, किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंडर वो ऑनर है और ये सूट जो है वो जो है रिजेक्ट हो जाता है. ए अगेन ब्रिंग अ सूट अगेंस्ट बी. अब ए जो है अगेन बी पे सूट फाइल कर देता है उसी कॉन्ट्रैक्ट के अंडर ऑन द कैपेसिटी ऑफ द एजेंट. तो देखिए अब प्रॉपर्टी वही है, कॉन्ट्रैक्ट भी वही है. अब जहाँ पे उसने जो है अपना जो है नाम चेंज कर लिया, पहले ऑनर की कैपेसिटी से आया था, अब एजेंट की कैपेसिटी ऐसे. दिस वाज प्रोहिबिटेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, सॉरी रेस जुडिकाटा. रेस जुडिकाटा में ये प्रोहिबिटेड है, आप ऐसा केस फाइल नहीं कर सकते क्योंकि इस पे जो है आप कोर्ट एक बार जजमेंट दे चुकी है, वर्डिक्ट दे चुकी है, मैटर सेम है, प्रॉपर्टी वही है और फिर से आप जो है उसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड केस फाइल कर रहे हैं तो कोर्ट इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी क्योंकि एक बार जजमेंट जो है इस पे हो चुकी है. अब देखिए द इसेंशियल एलिमेंट ऑफ रेस जुडिकाटा यहाँ पे देख लेते हैं. 5 इसेंशियल एलिमेंट है रेस जुडिकाटा की एप्लीकेबिलिटी के लिए. जो आपका क्वेश्चन का मेन पार्ट है कि एप्लीकेबिलिटी ऑफ रेस जुडिकाटा, तो आपकी 5 कंडीशन पूरी होनी चाहिए तब रेस जुडिकाटा वहाँ पे अप्लाई हो जाता है. फर्स्ट, in the subsequent suit the same issue must be involved directly and substantially which was involved directly and substantially which was involved actually or constructively in the earlier suit. तो जो subsequent suit जो बाद में सूट फाइल किया आपने, अर्लियर सूट में भी वही सेम इशू था और सब्सिक्वेंट सूट में भी वही इशू है, डायरेक्टली और सब्सटेंशियली जो है वही इशू है. अगर आपका अर्लियर सूट जो है वो डायरेक्टली सब्सटेंशियली वही सूट है, वही सेम इशू है और सब्सिक्वेंट सूट में भी आपके वही सेम इशू है, तो उस कंडीशन में रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाता है एंड यू आर नॉट सपोज टू बी फाइल्ड केस इन द कोर्ट. तो आप उस टाइम पे जो है कोर्ट में अलग फिर से केस फाइल नहीं कर सकते हैं क्योंकि अर्लियर सूट और जो सब्सिक्वेंट सूट है दोनों का इशू जो है सेम है. जैसे कि अभी एग्जांपल में आपने देखा कि कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे वो कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट करना चाहता था. यही जो है आरपी गुप्ता वसी श्री कृष्णा पाउडर के केस में भी बोला गया 1965 सुप्रीम कोर्ट केस. सुप्रीम कोर्ट हैज सेड दैट द सब्सिक्वेंट सूट द इशू इन्वॉल्व वाज नॉट दैट व्हिच वाज इन्वॉल्व इन द अर्लियर सूट. अगर सब्सिक्वेंट सूट जो आपने फाइल किया है और जो अर्लियर सूट था इनमें इशू अगर सेम नहीं है तो रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा, फिर आप सूट फाइल कर सकते हैं. इशू अगर सेम होगा तो नहीं हो सका, अगर इशू आप चेंज कर देते हो, इशू कोई और है उसमें, तो फिर आप जो है ऐसा कर सकते हैं. नागभूषणम वर्सेस चंद्रकेश विलिंगम का केस है AI 2016 AC का. इट वाज हेल्ड दैट द वेयर द कॉज ऑफ एक्शन आर कंप्लीटली डिफरेंट दिस प्रिंसिपल विल नॉट अप्लाई. तो जहां पे कॉज ऑफ एक्शन चेंज हो जाता है, केस करने का, सूट फाइल करने का कारण और है, पहले कुछ कारण और था और बाद में कुछ कारण और है, तो उसको कॉज ऑफ एक्शन बोलेंगे और उसमें भी फिर ये जो है रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा, वो सूट फाइल कर सकता है. नेक्स्ट आपके पास दिस कैन बी क्लासिफाइड बाय द एग्जांपल ए ब्रॉट अ सूट अगेंस्ट बी फॉर आउस्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ पट्टा विद विच वाज डिक्रीड. ए जो है एक सूट फाइल करता है बी के अगेंस्ट और पट्टा जो उनके बीच में लीज हुआ था उसके बेस पे उसको निकालने का जो है वहाँ पे एक सूट फाइल करता है. प्रॉपर्टी है, उस पे पट्टे पे दिया गया है और पट्टा अब खत्म करना है, लीज अब खत्म करना है, तो उसको निकालने के लिए वो एक सूट फाइल करता है जो कि डिक्रीड हो जाता है, मीन उसके फेवर में हो जाता है. सिविल मैटर में हमेशा डिक्री होती है, डिसीजन जो कोर्ट का होता है उसको डिक्री बोला जाता है और क्रिमिनल मैटर में जब कोई डिसीजन होता है तो उसको जजमेंट बोला जाता है. इवन दो सिविल मैटर में जजमेंट होती है उसके बाद फिर आपके पास जो है डिक्री आती है, तो जजमेंट इसमें भी होती है लेकिन फाइनल डिसीजन जो होता है वो डिक्री ही माना जाता है. सो यहाँ पे ये बोला गया है कि पट्टे के बेसिस पे जो है सूट फाइल किया गया है ताकि उसको पट्टा जो लीज हुआ उससे बाहर निकालना है, पट्टे पे जमीन है उसको बाहर करना है और उसके फेवर में भी हो गया. बट द डिक्री कुड नॉट हैव बीन एग्जीक्यूटेड इन टाइम, लेकिन डिक्री जो है टाइम पे एग्जीक्यूट नहीं हो सकी. देन ए ब्राउट अ सूट अगेंस्ट बी फॉर द आउस्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ टाइटल. अब टाइटल के बेसिस पे प्रॉपर्टी का मालिक है और इसको बी को जहां से निकालना है. द सुप्रीम कोर्ट डिड नॉट कंसिडर इट प्रोहिबिटरी ऑन द बेसिस ऑफ रेस जुडिकाटा. सुप्रीम कोर्ट ने इसको प्रोहिबिट नहीं माना क्योंकि यहाँ पे अब पहले जो है पट्टे के बेसिस पे था, अब यहाँ पे क्या है टाइटल के बेस पे जो है उस पर्सन को, बी पर्सन को वो प्रॉपर्टी से हटाना चाहता है, निकलवाना चाहता है, तो इशू जहाँ पे जो है चेंज हो चुका है. सो सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया और रेस जुडिकाटा यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा. नेक्स्ट आपके पास सरदार भाई माथुरी भाई AI 2005 NOC मध्य प्रदेश का केस है.
is a quotable case on the point. In this case, in this, the question of the fulfillment of the claim by adverse possession in the preceding argument between the same parties was directly and in sense case was brought for the declaration of retitle. It was considered prohibitory on the basis of doctrine of रेस जुडिकाटा. तो रेस जुडिकाटा के बेसिस पे इसको भी प्रोहिबिट वहाँ पे माना गया, क्योंकि जो है रीटाइटल जो है वहाँ पे पहले भी रीटाइटल था, बाद में रीटाइटल की बात यहाँ पे हो रही थी. देखिए अब दूसरा आपके पास यहाँ पे है, द सेकेंड कंडीशन ऑफ द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा इज दैट द सेम पार्टीज मस्ट बी इन्वॉल्व इन द लेटर सूट विच वाज इन्वॉल्व इन द अर्लियर सूट. अब यहाँ पे दूसरा, अगर रेस जुडिकाटा की को अप्लाई करना है तो पहला सेम इशू होना चाहिए. दूसरा ये कि सेम पार्टियां भी वहाँ पे जो है अगर सेम पार्टियां, पहले वाले सूट में भी सेम पार्टियां थी, दूसरे वाले सूट में भी सेम पार्टियां थी, तो उस टाइम पे भी रेस जुडिकाटा वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा और सूट फाइल नहीं किया जा सकता. तो देखिए, द सेकेंड कंडीशन ऑफ द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा इज दैट द सेम पार्टी मस्ट बी इन्वॉल्व इन द लेटर सूट. बाद वाले सब्सिक्वेंट सूट में या लेटर सूट में भी वही पार्टियां थी और अर्ली सूट में भी सेम ही पार्टी थी. सम ऑफ द पार्टीज ऑफ अर्ली सूट आर इन्वॉल्व, सारी पार्टियां या कुछ पार्टी उसमें इन्वॉल्व थी. इफ द पार्टीज इन द लेटर सूट आर डिफरेंट फ्रॉम दोज विच वर पार्टीज इन द अर्ली सूट, द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा विल नॉट अप्लाई. तो सीधी सी बात यहाँ पे है कि अगर लेटर सूट में भी वही पार्टियां थी और अर्ली सूट में भी वही पार्टियां थी, सब्सिक्वेंट सूट में वही पार्टियां थी और अर्ली सूट में वही पार्टियां थी, या उनमें से कुछ पार्टियां थी, तो उस कंडीशन में रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाएगा. वो सूट फाइल नहीं कर सकते हैं एक और डिसीजन अगर हो गया उस सूट में तो. लेकिन पहले लेटर सूट में पार्टियां डिफरेंट है और पहले वाले सूट में भी पार्टियां डिफरेंट है, तो रेस जुडिकाटा फिर अप्लाई नहीं होगा. देखिए, ए फाइल्ड सूट अगेंस्ट बी फॉर रेंट. ए ने बी पे सूट फाइल किया कि उसने रेंट उसको नहीं दिया. बी आर्ग्यूज दैट द ऑनर ऑफ द कैंपस इज नॉट ए बट सी. ए ने कोर्ट में ये बोला कि ए तो ऑनर ही नहीं है, मैं उसको कैसा इस पे रेंट दूं, एक्चुअल में ऑनर तो सी है. अब ए ने क्या किया, ए देन फेल टू एस्टैब्लिश हिज टाइटल, फेल हो गया यहाँ पे, उसको कोर्ट से कोई डिक्री नहीं मिली. देन ए फाइल अ सूट अगेंस्ट बी. अब ए ने जो बी और सी दोनों के अगेंस्ट सूट फाइल कर दिया. इट वाज नॉट कंसिडर्ड एज प्रॉफिटेड बिकॉज द पार्टीज वर डिफरेंट इन द सेकेंड सूट. अब जो है क्योंकि पार्टीज जहाँ पे चेंज हो चुकी हैं, तो इसलिए यहाँ पे ये जो है रेस जुडिकाटा की एप्लीकेबिलिटी के अंदर नहीं आएगा. तो सेम यहाँ पे बताया गया है कि अगर पार्टी सेम है, अर्ली सूट में पार्टियां वही थी और सब्सिक्वेंट सूट में या लेटर सूट में वही पार्टियां थी, तो रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाएगा. लेकिन पहले वाले सूट में पार्टी कोई और थी, लेकिन सेकंड सूट में पार्टी कोई और थी, तो उस कंडीशन में रेस जुडिकाटा विल नॉट अप्लाई. सेकंड आपके पास यहाँ पे, द थर्ड कंडीशन ऑफ द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा इज दैट पार्टी हैविंग द क्लेम सेम टाइटल इन द अर्लियर एंड द लेटर सूट. तो अब जो टाइटल जो था, जो आपने क्लेम किया था, वो पहले वाले सूट में भी वही था, लेटर सूट में भी यही था, अर्लियर सूट में वही था, लेटर सूट में भी यही था. इन द लेटर सूट द टाइटल चेंज, द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा विल नॉट अप्लाई. अगर टाइटल चेंज हो जाता है तब भी रेस जुडिकाटा जो है अप्लाई वहां पे नहीं होगा. ए ब्रिंग अ सूट अगेंस्ट बी इन द कैपेसिटी ऑफ हेयर ऑफ द महंत फॉर एक्वायरिंग द प्रॉपर्टी ऑफ मैथ, जैसे कोई मंदिर है या किसी तरह की कोई चीज़ ऐसा है, तो ए जो है बी के जो है ए ब्रिंग अ सूट अगेंस्ट बी, ए जो है बी के अगेंस्ट सूट लगाता है किस कैपेसिटी से, कि वो महंत जो है, उसका जो पुजारी था उस मैथ का, उस मंदिर का, उसके उत्तराधिकारी के नाते वो जो है बी पे जो है केस लगाता है कि ये सारी प्रॉपर्टी जो है उसकी है. द सूट इज रिजेक्टेड बिकॉज ए कुड नॉट प्रूव हिमसेल्फ एज अ हेयर ऑफ बी. सूट जो है रिजेक्ट हो जाता है, डिक्री नहीं होता है उसके फेवर में, क्योंकि वो अपने आप को प्रूव नहीं कर पाता है कि वो जो है बी का जो है जो महंत जो है उसका जो वो उत्तराधिकारी था, तो सूट रिजेक्ट हो जाता है. ए ब्रिंग अ सूट अगेंस्ट बी फॉर एक्वायरिंग द प्रॉपर्टी ऑफ मैथ इन द कैपेसिटी ऑफ मैनेजर ऑफ मैथ. अब जो है ए अगेन बी के अगेंस्ट सूट फाइल करता है प्रॉपर्टी एक्वायर करने के लिए, किस कैपेसिटी से, कि वो उस मंदिर का जो प्रबंधक था. इट वॉज नॉट कंसिडर्ड एज प्रोहिबिटरी. अब इसको जो है रेस जुडिकाटा के अंदर जो है प्रोहिबिट नहीं किया गया है, क्योंकि कैपेसिटी ऑफ ए हैज बीन डिफरेंट इन द बोथ केसेस. अब दोनों की कैपेसिटी जो है यहाँ पे चेंज है. हायर जो उत्तराधिकारी होगा उसकी कैपेसिटी कुछ और है और जो मैनेजर है उसकी कैपेसिटी कुछ और है. इट मीन्स कि यहाँ पे जो है हाँ सेम टाइटल जहाँ पे नहीं है, दोनों की कैपेसिटी जो है अलग है. फोर्थ कंडीशन यहाँ पे है, द फोर्थ कंडीशन ऑफ द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ द रेस जुडिकाटा इज दैट द कोर्ट विच हैज डिसाइडेड द अर्लियर केस मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू डिसाइड द लेटर केस टू. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है.
फोर्थ कंडीशन यही है कि जिस कोर्ट ने जो आपका जो अर्लियर सूट जो है डिसाइड किया था, अब जो दूसरी कोर्ट जो है उस केस को सुन रही है वो भी उस केस को सुनने के लिए कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। A suit was filed in the court of मुंसिफ for the vacation of premises and recovery of rent due। एक सूट जो है कोर्ट ऑफ मुंसिफ, जिसको हम जूनियर डिवीजन बोलते हैं, वहाँ पे केस फाइल किया गया रेंट की रिकवरी के लिए। लेटर ऑन अ सेकंड सूट वाज फाइल्ड इन द अनदर कोर्ट फॉर द डिक्लेयरिंग ऑफ टाइटल ऑफ विच द कोर्ट ऑफ मुंसिफ डिड नॉट हैव जुरिसडिक्शन। अब सेकंड सूट एक और फाइल किया जाता है और उसमें जो है उस प्रॉपर्टी की टाइटल के लिए कि उसका वो मालिक है, उस पे बेस पे सूट फाइल किया जाता है जिसमें मुंसिफ की जूनियर डिवीजन की जो है जुरिसडिक्शन नहीं है। इट वाज नॉट कंसिडर्ड एज प्रोहिबिटेड बाय द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा। इसको भी जो है यहाँ पे जो है प्रोहिबिट नहीं किया गया, क्योंकि अब वो यहाँ पे पहले वो रेंट के लिए कर रहा था, अब जो है वहाँ पे वो क्या कर रहा है, उस प्रॉपर्टी के टाइटल के लिए सूट फाइल कर रहा है। तो पार्टी जो है, कोर्ट जो है वो भी जो क्या होनी चाहिए, कॉम्पिटेंट होनी चाहिए दोनों सूट को सुनने के लिए। बेगराज सिंह was डिप्टी डायरेक्टर ऑफ द कंसोलिडेशन मेरठ AIR 2009। It was held that the earlier suit was dismissed due to want of jurisdiction of the court. Later suit was not prohibited on the basis of res judicata। अगर पहला वाला सूट जो है वो जुरिसडिक्शन के अभाव में डिसमिस हुआ है तो सेकंड सूट आप फाइल करने से आपको नहीं रोका जा सकता है। ठीक है जी, और यही चीज़ जो है यहाँ पे भी बताई गई है। नेक्स्ट आपके पास लास्ट पॉइंट जो एप्लीकेबिलिटी के लिए जरूरी है, द लास्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ रेस जुडिकाटा इज टू फाइनली डिसाइडेड बाय द हियरिंग ऑफ द कंट्रोवर्शियल मैटर इन द प्रोसीडिंग केसेस। पांचवी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है फॉर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा कि जो आपका जो सूट था, अर्लियर सूट था, उसको कोर्ट ऑलरेडी उस कंट्रोवर्सी को, उस सूट को कोर्ट ऑलरेडी हेयर कर चुकी है और उसको फाइनली डिसाइड भी कर चुकी है। इफ ऑल अदर कंडीशन आर फुलफिल्ड एंड if this condition is not fulfilled the doctrine of res judicata will not apply। it means कि सारी कंडीशन आपको यहाँ पे फुलफिल करनी है। तो यहाँ पे बात क्लियर है कि एक तो पार्टीज जो है सेम इशू अगर होगा, सेम पार्टीज वहाँ पे होंगी और सेम टाइटल वहाँ पे होगा, कोर्ट जो है वहाँ पे अलग अलग होंगी और कोर्ट अगर फाइनली उसको डिसाइड कर चुकी हैं तो रेस जुडिकाटा वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, आप फिर से जो है केस फाइल नहीं कर सकते हैं। बदामी लाल बसी हर्षवर्धन AI 1994 का केस है। द हाई कोर्ट हैज decided that the early case must have been decided on the basis of giving opportunity of hearing of both the parties for the applicable doctrine of res judicata। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस आप पढ़ चुके हैं। क्या होता है कि दोनों पार्टीज को अगर अपनी बात रखने का मौका दिया गया है, दोनों पार्टीज को अपनी बात रखने का मौका दिया गया, उसके बेसिस पे केस को डिसाइड किया गया है तो रेस जुडिकाटा फिर अप्लाई हो जाता है। इन अदर वर्ड्स इट कैन बी सेड द अर्लियर केस शुड हैव बीन डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑफ द केसेस। तो पहला सूट जो है ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट डिसाइड किया गया है। If any case is rejected under Order 9 Rule 8 of the basis of the error in the doctrine of res judicata will not apply to that cases because it is disposal of the case on the basis of the merit। तो अगर कोई केस जो है ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट डिसाइड कर दिया गया है तो फिर उसको फिर से फाइल नहीं किया जा सकता है। स्टेट ऑफ बिहार बसी SR श्रीधर रहमान AR 2009 का केस है। इट वाज हेल्ड बाय द पटना हाई कोर्ट दैट वेयर द अर्लियर सूट under section 80 of the code of civil procedure has been dismissed on the technical ground on non delivery of the notice and not on the merit the principle of res judicata shall not apply। तो अगर कोई सूट जो है ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल ग्राउंड के बेसिस पे, कुछ नोटिस नहीं गया, कोई समन नहीं गया, उसके बेसिस पे डिसाइड किया गया, मींस कि वहाँ पे टेक्निकल एरर के बेसिस पे कोई डिसीजन हुआ है तो रेस जुडिकाटा विल नॉट अप्लाई होगा, क्योंकि दोनों पार्टीज कोई टेक्निकल एरर वहाँ पे हो गया और उसकी वजह जो है डिसीजन फाइनल किया गया, लेकिन वहाँ पे कोई टेक्निकल एरर था तो रेस जुडिकाटा जो है अप्लाई नहीं होगा। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड नेशनल कंस्ट्रक्शन कंपनी के केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि रेस जुडिकाटा कहाँ पे अप्लाई होगा। देखिए कहाँ पे, द इशू इन द अर्लियर केस वर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द लेटर केस एक्चुअली और सब्सटेंशियली। अगर जो इशू है वो अर्लियर केस में भी इन्वॉल्व था और लेटर केस में भी इन्वॉल्व है एक्चुअली और सब्सटेंशियली, तो रेस जुडिकाटा विल अप्लाई हो जाएगा। सच इशू हैव बीन डिसाइडेड फाइनली, और उस इशू को कोर्ट डिसाइड कर चुकी है, अब उस इशू को फिर से लेके कोर्ट में जा रहे हो तो रेस जुडिकाटा विल अप्लाई हो जाएगा।
सच फाइनलाइजेशन वाज डन बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट, और उस केस पे फाइनल डिसीजन एक कॉम्पिटेंट कोर्ट ने दिया है। कॉम्पिटेंट कोर्ट का मतलब यहाँ पे ये है कि कोर्ट के पास उस केस को सुनने की, उस सूट को सुनने की जुरिडिक्शन थी। द पार्टीज हैव बीन गिवन अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग बिफोर डिसाइडिंग द केस, और उस सूट को, जो अर्लियर सूट है, उसको डिसाइड करते टाइम कोर्ट ने दोनों पार्टीज को अपनी अपनी बात रखने का मौका दिया था और उसके बाद केस को डिसाइड किया था। अगर ये सारी चीजें होती हैं तो रेस जुडिकाटा जो है वहां पे अप्लाई हो जाएगा। कॉम्प्रोमाइज डिक्री में क्या रेस जुडिकाटा अप्लाई होता है? द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा डज नॉट अप्लाई टू द कॉम्प्रोमाइज डिग्री बिकॉज इन सच केसेस देयर इज नो एडजुडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ द पार्टीज। अगर कोई कॉम्प्रोमाइज होता है दो पार्टीज के बीच में, तो कहा यहाँ पे क्या कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है? कोर्ट का अगर डिसीजन नहीं हुआ, ये तो पार्टीज के बीच में एक एग्रीमेंट से हुआ है। कोर्ट ने अपनी तरीके से कोई भी जो है वहाँ पे डिसीजन नहीं दिया। तो अगर एडजुडिकेशन नहीं हुई है तो रेस जुडिकाटा जो है वो वहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पे भी ये लिखा है उपहारस लेथनसम वर्सेस एसिबल लिंगडॉल का केस है 1986 का। गुवाहाटी हाई कोर्ट हैज डिसाइडेड दैट द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा डज नॉट अप्लाई टू द कॉम्प्रोमाइज डिग्री एंड द ऑर्डर बिकॉज द कॉम्प्रोमाइज इज सिंपली एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज एंड द कोर्ट डज नॉट मेक एनी डिसीजन। क्योंकि कॉम्प्रोमाइज डिग्री में क्या होता है कि दोनों पार्टीज में आपस में समझौता कर लिया है और वो कोर्ट के पास चले गए हैं। अब टर्म एंड कंडीशन दोनों पार्टीज की अपनी है, सिर्फ कोर्ट ने उसको उस डिग्री, कॉम्प्रोमाइज डिग्री उनको दे दी है, लेकिन कोर्ट ने यहाँ पे कोई डिसीजन नहीं दिया। और रेस जुडिकाटा की सबसे बड़ी एक जो है एक कंडीशन क्या है कि उस कोर्ट ने फाइनल डिसीजन वहाँ पे दिया हो। तो यहाँ पे डिसीजन तो कोई हुआ नहीं है, सिर्फ कॉम्प्रोमाइज हुआ है, वो भी पार्टीज के बीच में, तो रेस जुडिकाटा जो है वो अप्लाई नहीं होगा। एप्लीकेबिलिटी ऑफ द आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग। आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग आपने पढ़ा, आर्बिट्रेशन पूरा जिसमें कोई डिस्प्यूट जो होता है उसको कोई थर्ड पार्टी जो है दोनों पार्टी को सुनने के बाद डिसीजन वहाँ पे करती है। तो ऐसे केसेस में रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पे आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग में भी जो थर्ड पार्टी दोनों पार्टी को सुनने के बाद जो है अपनी जजमेंट देती है, उनके बीच में कोई एग्रीमेंट वहाँ पे नहीं होता है। थर्ड पार्टी की वहाँ पे क्या होती है, उस आर्बिट्रेटर क्या होता है, वहाँ पे एक डिसीजन होता है। तो इसलिए आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग में जो है रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा है द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा अप्लाई टू द डिक्री बेस्ड ऑन अवार्ड प्रोवाइडेड इन द प्रोसीडिंग हैव बीन कंप्लीटेड बाय गिविंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग, कि दोनों पार्टीज को अपनी बात रखने का मौका मिलता है आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग में भी, और मेरिट के बेस पे केस को डिसाइड किया जाता है और केस फाइनली डिसाइड किया जाता है। तो क्योंकि और ये तीनों कंडीशन जो है रेस जुडिकाटा के लिए इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे भी ये तीनों चीज़ें हो रही हैं, तो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग में भी जो है रेस जुडिकाटा अप्लाई होता है। कॉम्प्रोमाइज डिग्री में रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होता है। एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग अकॉर्डिंग टू द 7th explanation of the section 11 of the civil procedure code, the doctrine of res judicata applies to the execution proceeding also। एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग क्या होती है? जब कोर्ट का एक डिक्री हो जाती है, कोर्ट किसी को डिक्री दे देता है, उसके हक में डिसीजन दे देता है, तो उसके बाद आपको एक और एप्लीकेशन लगानी पड़ती है कि जो आपको डिक्री में कोई राइट दिया गया है, जो आपको कोई प्रॉपर्टी का टाइटल अगर मिला है तो वो प्रॉपर्टी आपको दिलवानी भी होती है। तो उसके लिए अब एग्जीक्यूशन के लिए एप्लीकेशन लगानी पड़ती है और एग्जीक्यूशन पे भी जो है यहाँ पे एक डिसीजन होता है, और जब वहाँ पे भी एक मेरिट के बेसिस पे एग्जीक्यूशन पे डिसीजन होता है तो फिर एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग पे भी रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाता है। मोहन गोयंका वसी विनय कुमार मुखर्जी केसेस में भी यही बोला गया। इन द मैटर ऑफ इथिराज वसी श्रीदेवी एयर 2014 कर्नाटका, इट वाज हेल्ड दैट डॉक्ट्रिन रेस जुडिकाटा विल अप्लाई ऑन द दोज मैटर वेयर द डिफेंडेंट हैज एक्सेप्टेड द डिसीजन ऑफ द ट्रायल कोर्ट। इस केस में बताया कि रेस जुडिकाटा कहाँ पे अप्लाई होता है? जहाँ पे डिफेंडेंट ने कोर्ट का डिसीजन मान लिया है और फर्दर उसने कहीं पे भी और अपील नहीं की है, ही हैज़ नॉट फाइल्ड अपील अगेंस्ट सच डिसीजन, तो उस कंडीशन में भी रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाता है। Applicability on the transfer of application. The principle of res judicata does not apply to the application for the transfer of cases as the right of the parties are not adjudicated. तो ट्रांसफ़र एप्लीकेशन, अब कोई केस एक प्लेस पे दूसरे प्लेस पे जो है शिफ्ट करने के लिए अगर आपने कोई सूट फाइल किया है तो वहाँ पे रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होता है। क्योंकि इसका कारण क्या है कि रेस जुडिकाटा की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि वो जो है केस पार्टीज के बीच में डिसाइड होना चाहिए। तो यहाँ पे डिसाइड थोड़ी हो रहा है, सिर्फ केस को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो ट्रांसफ़र के केसेस में भी रेस जुडिकाटा जो है अप्लाई वहाँ पे
नहीं होता है। सो ये है आपके पास क्वेश्चन जहाँ पे आपने रेस जुडिकाटा को समझा कि रेस जुडिकाटा क्या है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसका क्या ऑब्जेक्ट है और क्या इसकी कंडीशंस है। थैंक यू सो मच।